लास्ट टॉपिक है हमारा आज का, वो है एनर्जी एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। तो हमने अगर मैं आपको याद करवाऊं, चैप्टर नंबर 2 में हमने एनर्जी देखी थी। क्वेश्चन अराइज किया था कि जो एनर्जी होती है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में होती है या फिर फील्ड में होती है, ठीक है। तो वहाँ से हमने दो एक्सप्रेशन ड्राइव किए थे। जो एक एक्सप्रेशन में बताता है कि एनर्जी अगर आप कंसीडर करें कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन है। और दूसरा, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि चार्ज जो है, एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो उसके लिए एक्सप्रेशन हमारे पास ये है। तो बिल्कुल वही बात, हम वही डिस्कशन मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम करना चाहते हैं। तो उसके वहाँ पे हमारे पास जो चार्ज के कॉरस्पॉन्ड थी, यहाँ पे हमारे पास करंट मौजूद है, और वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड थी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड थी। तो हम यहाँ से एक्सपेक्ट करते हैं कि दो टाइप के एक्सप्रेशन हो, कि एक तो एनर्जी का रिलेशन है इन टर्म्स ऑफ करंट्स, और दूसरा हमारे पास एनर्जी का रिलेशन है इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये गेन ये एक और सिमिलरिटी हो जाएगी इलेक्ट्रिक फिनोमेना और इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेशंस में और मैग्नेटिक फील्ड में। तो यहाँ पे हम किस टाइप के वर्क, किस टाइप के एनर्जी में अंडर जो है वो इंटरेस्टेड है, वो है वर्क यू मस्ट डू अगेंस्ट द बैक ईएमएफ टू गेट द करंट गोइंग। तो जो सेल्फ इंडक्टेंस में आपने देखा था जो नेगेटिव अपेयर हो रहा था, वो बैक ईएमएफ की वजह से था। कि जो चेंज हो रहा होता है, फ्लक्स चेंज कर रहे होते हो, करंट आप लूप में चेंज कर रहे होते हो, तो वो उसको एक रेजिस्टेंस का, एक पुश बैक का जो है वो सामना करना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं बैक ईएमएफ। ठीक है, जब आपके पास करंट इंक्रीजिंग हो रहा होता है तो उसको डिक्रीज करने में के चक्कर में होता है, और अगर वो डिक्रीज हो रहा हो करंट, तो उसको वो इंक्रीज करने में होता है। हमेशा हमारे पास वो एक उसके मुखालिफ नजर आती है वो ईएमएफ, तो उसे हम कहते हैं बैक ईएमएफ। तो अगर आपने करंट को चलते रहना है, चलाना है, चलते रहने देना है, तो आपको फिर एक वर्क करना पड़ेगा जो बिल्कुल वर्क इक्वल टू होगा ईएमएफ के। तो इस केस में हमारे पास वो करती है बैटरी। ठीक है, तो हम वो ले रहे हैं वर्क। अच्छा, और ये स्टोर किस में होता है वर्क? ये स्टोर होता है मैग्नेटिक फील्ड में, क्योंकि एक बार दोबारा रिट्रीव हो सकता है। कि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास करंट इंक्रीजिंग है, तो आपको वो वर्क करना पड़ेगा, ईएमएफ उसको अपोज करेगी, ठीक। लेकिन जब आपके पास वो जो करंट है वो डिक्रीज हो रहा होगा, तो फिर वो दोबारा हमें सपोर्ट मिलेगी, ये कि उसको दोबारा डिक्रीज होने से बचाए। तो वो, तो जो ये एनर्जी होगी, जो वर्क होगा, वो रिकवरेबल होगा। इस वर्क को आप देख सकते हो, वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज इन वन ट्रिप। तो आपके पास एक अगर क्लोज लूप सर्किट है, तो एक चार्ज को पूरी ट्रिप में पूरी क्लोज लूप में ट्रेवर्स करने के लिए जितनी हमें वर्क डन करना पड़ता है पर यूनिट चार्ज, वो इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन। माइनस एप्सिलॉन आपके पास यहाँ पे नजर आ रहा है, इस वजह से जो वर्क डन ये आपने किया है, ये वर्क बी ईएमएफ नहीं है, ये वर्क डन जो आपने किया है वो इक्वल्स टू होगा माइनस ईएमएफ के, बैक ईएमएफ के। तो माइनस एप्सिलॉन इस वजह से नजर आ रहा है। तो टोटल वर्क डन हमारे पास ये होगा, वर्क डन इज इक्वल टू, ये हमारे पास अगर आप इस एक्सप्रेशन को इस तरह से देखें, डी डब्ल्यू डिवाइड बाय ये डी टी है। ठीक है, करंट को इस तरफ ले जाए, तो ये बन जाएगा डी क्यू डिवाइड बाय डी टी। मैं इस तरफ ले आऊँ तो इसके एक्सप्रेशन पुट करते हैं, डी डी टी कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस एप्सिलॉन। ठीक है, तो इस वाज़ेह तौर पे आपको नजर आ रहा है वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन। तो बिल्कुल यही एक्सप्रेशन है। तो आई की टर्म में भी आपको वही नजर आ रहा है। तो टोटल जो वर्क डन होगा वो डी डब्ल्यू व डी टी इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन आई। ईएमएफ की वैल्यू हमें पता है यहाँ पे, वो हम पुट कर देंगे यहाँ। और एल आई, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की वाली वैल्यू होते हैं माइनस एल डी आई ओवर डी टी। तो आई ये वाला आ गया हमारे पास। तो अब अगर आप कंसीडर करो कि आपने वो सिचुएशन लिया जिसमें करंट जीरो से होके एक खास वैल्यू तक पहुंचता है, वो है ये। ठीक है, करंट एक जीरो से खास वैल्यू आई तक पहुंचता है, तो जीरो बगडन से लेके डब्ल्यू तक ये जो करेगा, आप इसको इंटीग्रेट करोगे। इंटीग्रेट करने से आपको वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि यहाँ पे हो जाएगा डब्ल्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू वन ओवर टू एल आई स्क्वायर है। ठीक है, डब्ल्यू इज इक्वल टू वन ओवर टू एल आई स्क्वायर। तो ये वर्क डन है इन टर्म्स ऑफ इंडक्टेंस, जो कि प्रोपोर्शनल है हमारे पास स्केयर रूट और स्केयर ऑफ करंट के।
यहाँ पे एक और कमाल का फैक्ट है, वो ये है, इट डज नॉट डिपेंड हाउ लॉन्ग वी क्रैंक अप द करंट। ठीक है, इसमें वो नहीं है कि आप आपको दिखाइए कि एक खास हद तक जब आप करंट तक पहुंचते हैं, देखें आप जीरो से एक खास या लेट से 5 एम्पेयर पर एम्पेयर तक पहुंचते हैं, या आप 6 एम्पेयर तक पहुंचते हैं, या 10 एम्पेयर तक आप पहुंचते हैं, या 12 एम्पेयर तक पहुंचते हैं, वो दिखाया गया। आप कितनी देर में इस करंट तक पहुंचते हो, वो ये वर्क डन उस पर मैटर नहीं करता। ये इसमें कमाल चीज़ है। मैं दोबारा आपको बता दूं कि यहाँ पे ये चीज़ मैटर नहीं करती कि कितनी देर में आप इस करंट तक पहुंचते हैं, लेकिन सिर्फ जो चीज़ मैटर कर रही है वो फाइनल करंट की वैल्यू मैटर कर रही है। ठीक। एक और इसमें एक अच्छा तरीकाकार है डब्ल्यू को लिखने का, और वो अच्छा तरीकाकार है कि हम इसको लिखें डब्ल्यू को इन टर्म्स ऑफ करंट या इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अभी तो आपने ये डेफिनेशन यहाँ पे देखी है, लेकिन एक और भी दो डेफिनेशन है जिसमें हमें इसको मैं चाहूँगा कि आप वो भी देख लें। तो फ्लक्स है, देर इज अ नाइसर वे टू राइट अप, तो फ्लक्स हमारे पास फाई इज इक्वल टू बी डॉट डी ए। तो यहाँ पे जिस लूप में हम फ्लक्स कंसीडर करें हैं वो कौन सी है, वो इट सेल्फ, जिस लूप में करंट वेरी करे वही है। और मैग्नेटिक फील्ड किसकी है, वही लूप है जिस जो सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और क्योंकि हम यहाँ पे क्या करें, सेल्फ इंडक्टेंस की बात करें, आपने यहाँ पे कैपिटल एल देखा, आपने यहाँ पे एम नहीं देखा। ठीक है, तो ये फ्लक्स किस में है, उसी लूप में है जिसमें करंट चेंज हो रहा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी है, उसी करंट की वजह से जिसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है, बी डॉट डी है। तो ये उसी का एरिया। तो बी की जगह पे मैंने पुट कर दिया कर्ल ऑफ ए, कर्ल ऑफ वेक्टर पोटेंशियल। तो आप अगेन इसको स्टोक्स थ्योरम से चेंज करके आप लिख सकते हो इसको लूप इंटीग्रल में, सरफेस से चेंज हो जाएगा लूप इंटीग्रल। तो ए डॉट डी एल इज इक्वल टू फाई के, और फाई हमारे पास किसके इक्वल होता है, कैपिटल एल आई के। ठीक है, तो ये दोनों मैंने इक्वल कर दिया। तो अब आप जो ये एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन, ये इसमें आप वैल्यू पुट कर सकते हो इसकी, जो होगी एल की। ठीक है, तो एल में मैं वर्क डन इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा हेनरी की, सेल्फ इंडक्टेंस की। तो एल की वैल्यू अगर आपने लेनी है तो आई आप इस तरफ ले जाएं। ठीक है, तो कैपिटल एल इज इक्वल टू हो जाएगा ये इंटीग्रल ओवर आई। ठीक, तो ये पुट करनी है मैंने वैल्यू यहाँ पे, ये एल की जगह पे। तो एक आई से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ एक आई आ जाएगा यहाँ पे, 1/2 आई ए डॉट डी एल। तो यहाँ पे मैं अगेन एक चाहता हूँ कि जो वेक्टर सिंबल है वो शिफ्ट हो जाए एल से आई के साथ। ठीक है, तो आई के साथ मैंने वेक्टर सिंबल शिफ्ट कर दिया, तो इस वजह से डी एल के साथ वेक्टर चला गया, यहाँ पे वेक्टर इसके साथ आ गया ए डॉट आई। इस एक्सप्रेशन की अच्छी बात यह है, जो पहले एक्सप्रेशन में नहीं थी, कि आप इसको बाकी करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी जनरलाइज कर सकते हैं, ऐसे कि सरफेस है या फिर वॉल्यूम करंट है। तो हम इसको वॉल्यूम करंट के लिए जनरलाइज कर देते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/2 वॉल्यूम इंटीग्रल, यहाँ पे था लाइन इंटीग्रल, तो यहाँ पे वॉल्यूम इंटीग्रल ए डॉट जे, यहाँ पे हमारे पास आई था, यहाँ पे जे है, यहाँ पे लाइन पे इंटीग्रल था, यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम पे। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन का हासिल करने का मकसद हमें ये था कि इसे जनरल करंट वॉल्यूम करंट डिस्ट्रीब्यूशन में भी हम जनरलाइज करते हैं। तो ये वर्क डन का एक एक्सप्रेशन आपको वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है, ए डॉट जे, जिसे मैं कह रहा हूँ कि वर्क डन इज इक्वल टू है करंट डिस्ट्रीब्यूशन और वेक्टर पोटेंशियल के। तो मैं अब यहाँ पे दोबारा आपको शो करूंगा इसको, लेकिन फिलहाल आप इसको याद रखें कि वर्क डन इज इक्वल टू है करंट डिस्ट्रीब्यूशन है और वेक्टर पोटेंशियल के। अच्छा, अब इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं लिखना चाहता हूँ मैग्नेटिक फील्ड में। एक दूसरा में एक अब अभी तक हमारे पास दो एक्सप्रेशन आ गए, एक हमारे पास वर्क डन का ये एक्सप्रेशन है, दूसरा वर्क डन का ये एक्सप्रेशन है। अब मैं तीसरा हासिल करना चाहता हूँ इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का मुझे पता है कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट जे। तो जे की जगह पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, म्यू नॉट इस तरफ चला जाए, तो जे इज इक्वल टू हो जाएगा 1 और म्यू नॉट इंटू कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो म्यू नॉट देखें यहाँ पे आ गया 1/2 म्यू नॉट, तो यहाँ पे जहाँ पे जे था वहाँ पे आ गया हमारे पास कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये यहाँ से मैं एक प्रोडक्ट रूल जो बुक में गिवन है नंबर 6 को यूज़ करता हूँ, वो इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू दिस। तो इसको मैं ले जाता हूँ लेफ्ट साइड पे और इसको ले जाता हूँ राइट साइड पे, तो ये मेरे पास ये आ गया। तो ये वही एक्सप्रेशन है जो मुझे चाहिए, देखें ए डॉट कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे ए डॉट कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू बी, और यहाँ पे कर्ल ऑफ ए इज इक्वल टू होता है पी के, बी डॉट बी बन गया, बी डॉट बी, क्योंकि यहाँ पे कर्ल ऑफ ए है।
और बाकी ये वाला जो एक्सप्रेशन था मैं इसको सब लिया हूँ, माइनस डेल डॉट ए क्रॉस बी। तो आप इसको दोबारा पुट करेंगे इस एक्सप्रेशन में, इस वाले एक्सप्रेशन में, तो ये एक के मैंने बना लिए थे दो एक्सप्रेशन, तो दो एक्सप्रेशन मेरे पास ये बन गए, बी डॉट बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर हो गया, और बाकी ये वॉल्यूम इंटीग्रल इस एक्सप्रेशन के साथ है। तो अगेन ओल्ड ट्रिक जो हम पहले से यूज़ कर रहे हैं कि हम, हमारे पास दो इंटीग्रल हैं, किसी भी जो वर्क डन है वो उसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो दो तरह से आ रही है। एक, आपने अगर कोई रीजन सपोज किया हुआ तो उस रीजन में आपने वॉल्यूम इंटीग्रल लेना मैग्नेटिक फील्ड में, और उस रीजन के सरफेस पे आपने ये इंटीग्रल एवेलुएट करना है। ठीक है, तो फिर आपके पास इसको माइनस करेंगे तो फिर आपके पास आएगा टोटल वर्क डन। तो आप अगर चाहें तो एक एक फैक्टर से जो कंट्रीब्यूशन है वो मैक्सिमाइज कर सकते हैं, और दूसरे फैक्टर से वो खुद ब खुद दूसरे जो फैक्टर से जो कंट्रीब्यूशन है वो खुद ब खुद डाउन होती चली जाएगी। वो ऐसे कि अगर आप वॉल्यूम बढ़ाते जाएं, ठीक है, तो ये कंट्रीब्यूशन जो है इस टर्म से ज़्यादा होती जाएगी, सरफेस से जो कंट्रीब्यूशन है वो लेस होती जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस के साथ मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी और वेक्टर पोटेंशियल भी। तो आप ये करते हैं कि पूरा का पूरा वॉल्यूम, लेट से ये वॉल्यूम था, ठीक है, इस वॉल्यूम के अंदर का जो इंटीग्रल है वो है, और इस वॉल्यूम की जो सरफेस पे इंटीग्रल है वो मेरे पास ये है। तो मैं ये करता हूँ कि इस वॉल्यूम को पूरी यूनिवर्स कंसीडर कर लेता हूँ, और ये जो हमारे पास है वॉल्यूम पूरा यूनिवर्स है, और जो बाउंड्री होगी यही पूरी यूनिवर्स की बाउंड्री होगी। इस केस में जो ये सेकंड टर्म है वो जीरो हो जाएगी, और थोड़ा सारी की सारी जो वेक्टर वर्क डन में जो कंट्रीब्यूशन आएगी वो इस फैक्टर से आ जाएगी, ये जीरो हो जाएगा। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/2 म्यू नॉट इंटीग्रल ओवर ऑल स्पेस ऑफ बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास वर्क डन है इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो एनर्जी स्टोर किस में है, अगेन दोबारा जो क्वेश्चन जो मैंने पहले स्टार्टिंग में रेज किया था कि मैग्नेटिक फील्ड में है या फिर करंट डिस्ट्रीब्यूशन में है। तो आप दोनों एक्सप्रेशन से आप ये देख सकते हो कि अगर आप कंसीडर करते हो कि एनर्जी स्टोर किस में है, तो आपको बताता है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ये है, अगर आप कहते हो करंट डिस्ट्रीब्यूशन में स्टोर्ड है, और अगर आप कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर है, तो वो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आपके पास ये फैक्टर होगा। ठीक है, ये आपको बताता है कि पहले वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मौजूद नहीं थी जो आपने क्रिएट किया, और उसको क्रिएट करने के लिए आपको वर्क डन करना पड़ा है पर यूनिट वॉल्यूम के। अब आप अगर कंपैरिजन करें इन दो फैक्टर्स का, दो वर्क डन का, ये वर्क डन है मेरे पास इलेक्ट्रिकल, और ये वर्क डन है मेरे पास मैग्नेटिकल, मैग्नेटोस्टैटिक की वजह से। अब मैग्नेटोस्टैटिक तो नहीं है, ये मैग्नेटिकल हमारे पास जो वर्क डन है, जो वर्क डन है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। यहाँ पे देखिए आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, और ये स्टेशनरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है वेक्टर पोटेंशियल, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और यहाँ पे वेक्टर पोटेंशियल था, यहाँ पे है करंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास यहाँ पे है वॉल्यूम करंट डिस्ट्रीब्यूशन है। दूसरा एक्सप्रेशन देखिए, 1/2 1/2 दोनों में मौजूद है, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ऊपर है, यहाँ पे म्यू नॉट नीचे है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर है, और यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर है। तो आप काफ़ी सारी इसमें इन दोनों एक्सप्रेशन में सिमिलरिटी देख सकते हैं।